हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैलेंडर की बेसिक कंसेप्ट्स। आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं और रिपीटेशन ऑफ अ कैलेंडर का कंसेप्ट भी समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने ये कैसे पता किया था कि लीप ईयर कौन सा होता है और नॉर्मल ईयर कौन सा होता है। वो आप सभी को पता है कि जैसे अगर मैं बात करूँ 2019 की या 2020 की, इसमें पहचानना आना ज़रूरी है कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल ईयर है। सेंचुरी ईयर में भी ऐसे ही पहचानना होता है। दो कैटेगरीज होती हैं, सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर्स। ठीक है, सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करते हैं और नॉन सेंचुरी ईयर्स में हम लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1, 2 या 3 आया तो वो ईयर कहलाएगा एक नॉर्मल ईयर। रिमाइंडर अगर 0 आया तो वो कहलाएगा एक लीप ईयर। जैसे कि 19 को जब 4 से डिवाइड करा तो इसमें 3 रिमाइंडर आया और 3 रिमाइंडर का मतलब ये ईयर क्या होगा, एक नॉर्मल ईयर। तो ये एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है ना, क्योंकि रिमाइंडर 3 आया था। 2020 की अगर मैं बात करूं, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है हमारा 0, तो ये एक लीप ईयर है। इसकी फैब में 29th डेट आई होगी, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखे हैं लास्ट लेक्चर में। आज सेंचुरी ईयर के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे 1600, 1700, 1800 एंड सो ऑन। अब इसको करते हैं हम 400 से डिवाइड, ठीक है। 400 से डिवाइड करते हैं किसी भी सेंचुरी को, 100, 200 या 300 रिमाइंडर आएगा तो वो ईयर एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा। 0 रिमाइंडर आएगा तो वो ईयर एक लीप ईयर कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे 1600 एक लीप ईयर है क्योंकि इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। 1700 नॉर्मल ईयर है क्योंकि इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 100। और 100, 200 या 300 कुछ भी आएगा तो वो क्या कहलाएगा, एक वो नॉर्मल ईयर कहलाएगा। इसे 400 से डिवाइड क्यों करते हैं, इसे 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये बात मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्योंकि वो जो पृथ्वी चक्कर काटती है सूर्य के चारों ओर, उसका समय है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, जिसे हम मान लेते हैं 365 दिन और 6 घंटे। वही 6 घंटे जुड़ करके हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा क्रिएट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर, ठीक है। इसीलिए इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। और 400 से डिवाइड करने का कारण भी क्या है, वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड को हम मान लेते हैं 365 दिन और 6 घंटे। वो 11 मिनट कुछ सेकंड का जो अंतर है उसे इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से वो इग्नोर करने के कारण ही एरर आ जाता है 400 वर्षों में 3 दिन का। तो वो 3 दिन का एरर कहीं से समाप्त करना होता है, इसीलिए हमें नई कैटेगरी बनानी पड़ी सेंचुरी ईयर्स की, शताब्दी की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ चुकी है सही से। तो आज स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूंगा कि रिपीटेशन ऑफ अ कैलेंडर में हम क्या गलती करते हैं और क्या दूसरे ट्यूटर आपको पढ़ाते हैं। आप ऑनलाइन चेक करेंगे, वहाँ पर भी आपको काफ़ी गलतियाँ मिलेगी। मैं किसी को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन मैंने खुद से चेक किया था। यूट्यूब पर जो बता रहे हैं उन्होंने आपको रटवा रखा है 6, 11, 11, 28, लेकिन उसके पीछे की बात आपको नहीं पता है और जो उसमें एक्सेप्शंस होते हैं उसके बारे में भी आपको नहीं पता है। अधूरा ज्ञान तो सबसे खतरनाक होता है। अब वो आपको पता लगेगा क्यों। इससे बढ़िया तो वो होगा अगर आपने पढ़ाई ना हो ना, तो वो क्वेश्चन आप स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे। अगर आप वो उसे गलत अटेम्प्ट करोगे तो आपके माइनस में मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए आज सही तरीके से उसको देख लेते हैं, क्या उसमें एक्सेप्शंस होते हैं वो भी पता करते हैं। तो देखते हैं अब रिपीटेशन ऑफ अ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ अ कैलेंडर का क्या मतलब है, मतलब वो सवाल आपसे इस तरीके से पूछेगा कि 2017 का कैलेंडर दोबारा से इस्तेमाल में कब आ जाएगा। कोई भी ईयर बोल सकता है वो। अब एक बात समझना जरा कि कोई भी ईयर जब रिपीट होगा नेक्स्ट टाइम, वो एज इट इज़ कब आएगा, मतलब 5 जनवरी को मंडे ही हो, 10 फरवरी को संडे ही हो, कुछ भी डेट हो, बिल्कुल सेम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ईयर चेंज होना चाहिए। उसको कहते हैं हम रिपीटेशन, कि सेम कैलेंडर दोबारा से इस्तेमाल में कब आता है। इसका सिंपल सा तरीका होता है वैसे तो। इसमें जो ओड डे होते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, वो ओड डे कैसे साइकिल बनती है उनकी, वो हर एक नॉर्मल ईयर में एक ओड डे होता है, तो उनके बीच में एक पैटर्न फॉलो होता है।
समझ पा रहे हो क्या आप? जैसे कि वो 365 दिन जो होते हैं, इनको जब सप्ताह में चेंज करते हैं 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और 7 से डिवाइड करने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक रिमाइंडर आया है। रटना नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक पता होना जरूरी है ना। बताने को तो मैं भी डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन आपको वो रटना पड़ जाएगा फिर। लेकिन ये जो एक ओड डे आया है अलग, 52 सप्ताह प्लस एक दिन, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, एक ईयर को, नॉर्मल ईयर को ऐसे लिख सकता हूँ कि 52 तो सप्ताह हैं और एक दिन इसमें एक्स्ट्रा है। यही एक एक दिन आगे बढ़ते हुए चलेंगे नॉर्मल ईयर्स में। और लीप ईयर की अगर मैं बात करूं, उसमें क्या होता है, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, इसमें 2 ओड डे आते हैं। आप सभी को पता है 29 फेब की वजह से एक दिन आगे स्किप हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि यहाँ पर 52 सप्ताह है, यहाँ भी 52 सप्ताह है, यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा है, यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा है। ऐसे ही जब बीच में लीप ईयर आएगा, वो सेम डे कब आएगा, ये ओड डेज की वजह से एक पैटर्न फॉलो होता है, जो कि मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। वो क्या है समझना जरा, कि जैसे ये पूछ लिया जाए 2017 का कैलेंडर दोबारा से इस्तेमाल में कब आएगा, या 2020 का कैलेंडर, या कोई भी ईयर दिया हो XYZ, उसको बहुत ध्यान से देखना कि लास्ट में हमने करना क्या होता है। जैसे कि चेक करते हैं कि एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, सेम उसी तरीके से इसमें भी लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद हमेशा रिमाइंडर या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या फिर 0 आएगा। इन 4 में से ही कोई आएगा ना 4 से डिवाइड करने के बाद। रिमाइंडर अगर 1 आएगा किसी भी ईयर को, या 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, या फिर 0 आ जाए, रिमाइंडर इनमें से ही तो कुछ आ पाएगा ना, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 1 आया तो 1 आने का मतलब ये हुआ कि कैलेंडर रिपीट होगा 6 वर्ष बाद, ठीक है। रिमाइंडर अगर 2 आया तो रिपीट होगा 11 वर्ष बाद। रिमाइंडर अगर 3 आया तो भी रिपीट होगा 11 वर्ष बाद। लीप ईयर अगर कोई भी है तो वो होगा 28 वर्ष बाद रिपीट। ये सब आपको पढ़ा दिया गया होगा कहीं ना कहीं किताबों में या कुछ भी, लेकिन ये चीज़ अधूरी है, इसमें एक्सेप्शन का इस्तेमाल आपको नहीं सिखाया गया है। 6, 11, 11, 28 बच्चे लगा लेते हैं, जो कि एक हद तक लगेगा, लेकिन कहीं पर जो एक्सेप्शन है वो भी मैं आपको बता दूं। पहले तो इसको समझिएगा, फिर एक्सेप्शन की बात करेंगे। कि रिमाइंडर जैसे 2017 में 17 को डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर आया 1 आया है, तो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष बाद। तो 2017 का कैलेंडर 2023 में एज इट इज रिपीट हो जाएगा 6 वर्ष बाद, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे ही पूछूं 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 18 को डिवाइड किया 4 से, 2 रिमाइंडर आया, 2 का मतलब क्या हो गया, 11 वर्ष बाद। अब 2018 में 11 साल जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 2029। मतलब 2019 का कैलेंडर अगर आपसे पूछ ले, इसी तरीके से 3 रिमाइंडर आएगा, 19 के बाद उसमें 11 जोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ पर 2030 में वो कैलेंडर एज इट इज़ काम में आ जाएगा। समझ में आ चुकी है आपको बात। ऐसे ही अगर 2020 का पूछा जाए कि दोबारा से इस्तेमाल में कब आएगा, तो 2020 है, बड़ा ही खतरनाक ईयर है, ठीक है, आप सभी को पता है। अब 2020 में दोबारा से इस्तेमाल में कब आ जाएगा ये कैलेंडर, इसमें 28 वर्ष जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, लीप ईयर है। 4 से डिवाइड करने पर मुझे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और 0 रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ, ये एक लीप ईयर हुआ। और लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है, 28 साल बाद। तो 2020 में 28 जैसे ही जोड़ूंगा मैं, 2048 में ये एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा। मतलब अपने घरों में जो भी कैलेंडर हैं आपके, वो आप फेंकना मत, 2048 तक बचाए रखना, ठीक है। लेकिन अब समझिएगा सबसे ज़रूरी बात, जो कि आपको और जगह देखने को नहीं मिलेगी। अब ये तो है नॉर्मल कंडीशन जब है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। वो क्या है, अपवाद क्या है, वो समझना। वो ये है कि अगर आपको मैं ये पूछूं 1780 का कैलेंडर दोबारा से इस्तेमाल में कब आ जाएगा, अगर आपने रट रखा है 6, 11, 11, 28, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, आपके अकॉर्डिंगली लगना चाहिए क्या, 28 साल जोड़ते ही इसमें 1808 में रिपीट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। 28 इसमें जैसे ही जोड़ा मैंने, तो ये 1808 में होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा।
वो आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों कैलेंडर ही। मैं आपको कंपेयर करके स्क्रीन पर दिखा देता हूं आपको। अब तो आपने देखा कि 1880 का कैलेंडर 1808 में रिपीट नहीं हो रहा है, और यही तो वो अपवाद है जो कि आपको नहीं देखने को मिलता है, और कोचिंग्स में या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं वो यही गलतियां कर देते हैं। उन्होंने ये कंसेप्ट आपको नहीं सिखाया है कि जब नॉर्मल सेंचुरी चेंज होती है तो वहां पर ये काम नहीं आता है। अगर आप चेक करोगे कि 1780 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1780 का कैलेंडर को आपने 40 जोड़ना है। कहने का मतलब ये है जब 1700 सेंचुरी से 1800 सेंचुरी में हम एंटर कर रहे हैं, या 1800 से 1900 में एंटर कर रहे हैं, नॉर्मल सेंचुरी से नॉर्मल सेंचुरी में एंटर जब हम करते हैं, तब यहाँ पर ये एक्सेप्शन आता है कि 28 वर्ष ना होकर के 40 वर्ष बाद रिपीट होता है वो कैलेंडर। ठीक है, समझ में आई कुछ बात? अगर आप देखोगे 1780 में 40 जोड़ने पर 1820 में ये कैलेंडर रिपीट होगा, और यही है एक्सेप्शन। ये कहीं पर भी चेक कर लीजिए, जब नॉर्मल सेंचुरी से नॉर्मल सेंचुरी में आप एंटर करते हो तब ये एक्सेप्शन आता है। अगर आप चेक करोगे 1980 का, तो ये तो सही बैठ जाएगा, ठीक है ना, 2008 में, क्योंकि यहां नॉर्मल सेंचुरी से आप लीप सेंचुरी में जा रहे हो, ठीक है ना। 1900 से 2000 में जाओगे तो यहां तो सीधा सा 28 वर्ष बाद रिपीट हो जाएगा 2008 में। लेकिन 1880 से अगर आपने चेक करना है कि कब रिपीट होगा, यहां पर 1920 में होगा, यहां पर लगेंगे 40 वर्ष और यहां पर लग रहे हैं 28 वर्ष। ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अधूरे ज्ञान से बेहतर है ज्ञान ना ही हो, लेकिन जब सही ज्ञान मिल रहा है तो उसे ले लेना चाहिए आसानी से। ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। अब इसी से आगे इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आपसे, और कुछ और आसान से सवाल भी, जैसे कि उनमें से पहला सवाल आपके सामने देखने को मिलेगा। अब देखो जरा, अभी ये मंथ पर बेस्ड है सवाल। 30 दिनों का एक महीना है जिसमें 5 बार रविवार आ रहा है, ठीक है भाई। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, लेकिन इस कंसेप्ट को देख लेते हैं, फिर इन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, 30 दिन का महीना है, उसमें 5 बार कोई भी दिन आ जाए, संडे मंडे या 7 के 7 में से कोई भी दिन हो, तो वो कंडीशन कब, केवल और केवल कब पॉसिबल है वो देख लेते हैं एक बार जरा। मैंने मान लिया इस महीने की पहली तारीख को संडे ही रहा, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 के अंतर में जब आगे बढ़ेंगे हम, तो नेक्स्ट संडे कौन सी डेट में आया होगा, 8 तारीख में आया होगा। फिर कब आया होगा, 7 दिन बाद यानी 15 में, फिर आया होगा 22 में, और फिर आया होगा 29 में। तो इस तरीके से इस मंथ की पहली तारीख को यदि संडे था तो 29 तारीख तक संडे आ गया, और 30 को क्या हो गया, मंडे। ठीक है बात। अब यहां पर यह पूछा गया है कि भाई पहली को तो संडे हो जाएगा, अब मैं इसको आगे शिफ्ट कर देता हूं, पहला रविवार पहली तारीख को ना करके दूसरी तारीख में आया हो, अगर शिफ्ट कर रहा हूं डेट को, तो 2 के बाद 9 में आया होगा, 9 के बाद 16 में, 16 के बाद 23 और फिर 30 में। इस तरीके से 5 बार रविवार आ गया होगा इस मंथ में भी, ठीक है। पॉसिबल है भाई, दोनों पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिएगा जरा, वो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आगे शिफ्ट करने के लिए अगर कहे, मान लीजिए पहला रविवार पहली तारीख में नहीं आया, दूसरी में भी ना आया, तीसरी में अगर आए, तो भाई यहाँ 3 के बाद 10 में आएगा, 10 के बाद 17 में, 17 के बाद 24 में, और 24 के बाद 31 में 5वां रविवार आएगा। लेकिन महीना तो है 30 का भाई, तो इस कंडीशन में कभी भी 5 बार रविवार आ ही नहीं पाएगा 30 दिनों के एक महीने में। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि आपको 30 दिनों के एक महीने में 5 बार रविवार लाना है, तो रविवार को या तो पहला जो संडे होगा या तो 1 तारीख में आएगा या 2 में आएगा, क्योंकि उसके बाद कभी भी अगर संडे लाने की कोशिश करोगे तो वो हो ही नहीं पाएंगे 5 बार।
उस महीने में। समझ में आ गई है ना बात? ये चीज़ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी बताऊंगा वो कैसे। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि अगर 30 दिनों के एक महीने में 5 बार रविवार लाने हैं, तो या तो निश्चित रूप से पहली तारीख को रविवार रहा होगा या दूसरी तारीख को। अब इस पर बेस वो कभी तो ये पूछ लेता है इस महीने की पहली तारीख को क्या दिन रहा होगा, या ये पूछ लेता है इस महीने की अंतिम तारीख को क्या दिन रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि पूछा हुआ है इस महीने की पहली तारीख को निम्न में से कौन सा दिन रहा होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सैटरडे, क्योंकि संडे तो ऑप्शन में नहीं है भाई। बेस्ट केस सिनेरियो है संडे, जो भी दिन 5 बार आया है ना वो पहली तारीख को भी हो सकता है और अंतिम को भी हो सकता है। अगर इस सवाल में अंतिम तारीख का पूछा होता तो संडे और मंडे दोनों ही हो सकते थे, ठीक है ना। लेकिन मैंने पूछा क्या है, पहली तारीख को क्या दिन रहा होगा यदि 5 बार रविवार आया है। तो रविवार तो हो ही सकते हैं लेकिन वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? सैटरडे, क्योंकि सैटरडे और संडे दोनों ही पहली तारीख को हो सकते हैं। अब देखना ये डायरेक्ट कैसे करते हैं हम। कोई भी महीना या तो 28 का होगा या 29 का या 30 का या 31 का। मैं हर एक कंडीशन आपको समझा देता हूँ। 28, 29, 30 और 31। फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ, प्रथम दिन कौन सा हो सकता है वो। लास्ट डे ऑफ दैट मंथ, समझते हैं जरा। 28 तारीख का अगर कोई महीना है और उसमें 5, समझ लीजिएगा रविवार ही बात कर रहा हूं मैं, 5 बार रविवार आया, इस कंडीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 28 तारीख में तो 5 बार कोई भी दिन नहीं आ पाएगा। ये तो आप सभी को पता है क्योंकि उसमें सप्ताह ही कितने होते हैं? 4, ठीक है ना। 28 में तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी दिन 5 बार आ सके। लेकिन अगर 29 तारीख की बात करूं मैं कि 5 रविवार लाने हैं भाई और 29 तारीख का एक महीना है, तो उस महीने में पहली तारीख को भी क्या रहा होगा? संडे, और अंतिम को भी क्या रहा होगा? संडे। 1 से लेकर के 29 तक का, यहां तक का केस बन जाएगा एकमात्र, ठीक है। समझ में आ चुकी होगी आपकी ये बात। लेकिन अगर वो बात करता है 30 तारीख के एक महीने की जिसमें 5 बार रविवार लाना है या कोई भी दिन लाना है, होगा क्या? जो भी दिन 5 बार आया होगा वो दिन पहली तारीख को भी हो सकता है भाई, उस महीने की पहली तारीख को, और वही दिन उस महीने की अंतिम तारीख को भी हो सकता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, देख लीजिएगा यहाँ पहली को भी है और अंतिम को भी है। तो संडे तो हो ही सकता है। पहली तारीख का जिक्र कर रहा हूं तो उससे एक पहला दिन भी पॉसिबल है। संडे से पहला दिन क्या होता है? सैटरडे। अंतिम तारीख की अगर बात कर रहा हूं तो संडे से नेक्स्ट डे कौन सा होगा? मंडे। तो मंडे भी पॉसिबल है। संडे और मंडे दोनों ही आ सकते हैं 30 तारीख के एक महीने में यदि 5 बार रविवार लाना है। तो देखिएगा आप जरा, ये देखिए 30 तारीख को मंडे भी है और 30 तारीख को संडे भी है। 31 तारीख में 3 केस बन जाएंगे। संडे तो हो ही सकता है, देखो जो भी दिन 5 बार आएगा ना वो तो होगा ही, पहली तारीख को भी और अंतिम को भी, लेकिन वो कभी ऑप्शन में नहीं देगा। संडे से एक पहला दिन सैटरडे, सैटरडे से एक पहला दिन फ्राइडे। तो ये तीनों दिन सैटरडे, संडे और फ्राइडे उस महीने की प्रथम तारीख को हो सकते हैं। और अंतिम की अगर मैं बात करूं तो संडे तो हो ही सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। संडे से एक नेक्स्ट डे मंडे भी हो ही सकता है, मंडे से नेक्स्ट डे ट्यूसडे भी हो ही सकता है। तो ये तीनों दिन अंतिम तारीख को हो सकते हैं यदि उस महीने में 5 बार रविवार लाने हैं। तो ये समझ में आ चुका होगा आप सभी को। अब एक क्वेश्चन कॉमन सेंस पर बेस्ड है, उसको समझना, सुनने में और देखने में वो थोड़ा अटपटा लग सकता है, इसीलिए उसमें कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं। आप उस सवाल को ध्यान से पढ़ना, एज इट इज़ वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आपसे भी आगे पूछा जा सकता है, इसीलिए उस क्वेश्चन को देखना और करने की कोशिश करना। हाउ मैनी डेज ऑल टुगेदर इन एक्स वीक एंड एक्स डेज। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि भाई एक्स सप्ताह और एक्स दिन में कुल कितने दिन होंगे। तो कुछ बच्चों को ये अटपटा लगा है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे समझदार हैं, उन्होंने एकदम से क्वेश्चन को या तो पहले देख रखा है या पहले ट्राई कर रखा है या अभी दिमाग लगा करके सही किया हुआ। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 5 सप्ताह और 5 दिन में कुल दिन कितने होंगे, आप सभी ने आंसर दिया होगा 40, क्योंकि वो बहुत आसान सी चीज़ है। मैंने आपसे पूछा 5 सप्ताह और 5 दिन में कुल दिन कितने होंगे,
तो 5 × 7, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और प्लस 5 दिन, तो 35 + 5 आपने 40 आंसर इसका दिमाग में एकदम से कर दिया होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब मैंने x की फॉर्म में पूछा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हुई। सेम ही तो सवाल है, 5 की जगह बस मैंने x बोला है। x सप्ताह और x दिन में कुल दिन कितने होंगे, ये सिंपल सी चीज है। सप्ताह कितने हैं, x, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, 7। अब यहाँ पर दिन कितने हैं, x, तो 7x + x, आंसर क्या होगा, 8x। आसानी से कर दिया आप सभी ने, है ना। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी उसने एक बार पूछा हुआ है, हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर इन 7x वीक एंड x डेज। भाई 7x वीक और x डेज जब बोला है तो वीक को हमें डेज में ही कन्वर्ट करना है, इंटू 7 + x, 49x + x, 50x उस क्वेश्चन का आंसर था। उसमें भी इसी तरीके के ऑप्शन थे, ठीक है। लेकिन आपने ये क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा। पहले एक नया कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। कंसेप्ट ये कहता है कि कितने भी दिन बाद की कोई तारीख पता करनी हो, मतलब किसी तारीख में क्या दिन है ये पता करना है, ये कितने भी दिन पहले उस तारीख में क्या दिन था ये पता करना है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि आज रविवार है, आज से 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये पता करना हो, या 1000 दिन पहले कौन सा दिन था ये पता करना हो, वो कैसे फाइंड करते हैं हम देखना जरा। मान लीजिएगा कोई भी डेट है, 20 जून 2020, सपोज करिए सैटरडे है, और आपसे ये कह दिया जाए कि आज सैटरडे है, आज से 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये पता कर दीजिए। तो भाई ये डेट है, इससे 1000 दिन बाद आपको पता करने के लिए कहा है, तो आप एक एक दिन करके तो काउंट करने से रहे। अब जितना भी दिन बाद का या पहले का पता करना होता है उतने ही दिनों को डिवाइड कर देते हैं हम 7 से, क्योंकि अभी हमने कंसेप्ट देखा है कि हर 7 दिन बाद वो दिन रिपीट होने लगता है, तो वही साइकिल पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे। अब 1000 दिन बाद का पता करना है तो मुझे 1000 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 7 से डिवाइड करना तो बड़ा आसान सी चीज है, आप सभी कर लोगे। अब जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसा कि इस केस में कितना आया है, 6 रिमाइंडर आ गया है, इस 6 रिमाइंडर को ऐड कर दूंगा मैं इस दिन में, जो भी दिन उस तारीख में था उसमें वो ऐड कर देना है। अगर आगे का पता करना है, अगर पीछे का पता करना है वो इस डेट में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सैटरडे +6 करने का मतलब क्या हुआ, -1 ही तो हुआ कि भाई सैटरडे अगर +7 करता तो सैटरडे ही पहुंचता। अब सैटरडे +6 करूंगा तो ये क्या आंसर हो जाएगा, फ्राइडे। सिंपल सी बात है भाई। अब इसी तरीके से अगर 1000 दिन पहले का पता करना है तो इसमें से क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि जो भी रिमाइंडर आएगा वही क्या करना है, प्लस या माइनस। अगर आगे का पता करना है तो प्लस, और पीछे का पता करना है कि 1000 दिन पहले कौन सा दिन था तो माइनस हो जाएगा। सैटरडे -6 करके यहां से क्वेश्चन का पता लग जाएगा, यानी कि संडे। ठीक है ना, ये सिंपल सी चीज है, आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ गई है तो इसी पर बेस्ड मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, जो कि आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, अमन गौरव से 178 दिन बड़ा है। अमन बड़ा है लेकिन गौरव का दिया हुआ है जन्म रविवार को हुआ है, और पूछ लिया है कि अमन सप्ताह के किस दिन जन्मा है। ठीक है ना। अब जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया है उसी पर बेस्ड है ये सवाल। कितने भी दिन बाद का या पहले का पता करना हो उतने ही दिनों को 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 के अंतर पर ही डे रिपीट होता है। अब 178 को 7 से डिवाइड किया, अब यहां से आपको पता लग जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। अब ये 3 रिमाइंडर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, मेन बात यही है। अब कुछ बच्चे इसे ऐड कर देते हैं,
और आंसर लगा देते हैं वेडनेसडे, जो कि गलत होता है। अब यहाँ पर देखो, रविवार को जन्मा था गौरव और पूछा है अमन का। अमन बड़ा है 178 दिन, तो इस तारीख से पहले का पता करना है, ना कि बाद का। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, जब इसमें से संडे -3 करूंगा तो आंसर आपका आएगा थर्सडे। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। वेडनेसडे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं है, थर्सडे इस क्वेश्चन का आंसर है। आपकी समझ में आ चुकी होगी ये बात। इस टाइप के क्वेश्चन भी लास्ट कंसेप्ट पर ही बेस्ड हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2017 को संडे था, तो बताएं 1 जनवरी 2018 को क्या दिन होगा। ये सिंपल ही है, जब सेम डेट में 1 साल या 2 साल आगे का पता कर ले तो करना क्या होता है, देखिएगा। जैसे कि हमने अभी देखा है, कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का पता करना हो तो आसानी से कर लेते हैं। जितने भी दिनों का डिफरेंस होता है उतना ही आगे या पीछे की तरफ चेक कर लेते हैं। अब 1 जनवरी 2017 से 1 जनवरी 2018 के बीच में कितने दिन का अंतर है भाई, कितने दिन बाद का पता करना चाह रहा है। वो 365 दिन बाद का पता करना चाह रहा है, क्योंकि ये भी नॉर्मल ईयर है और ये भी नॉर्मल ईयर है। 365 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है एक रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब आगे का पता करना है तो एक दिन आगे चले जाएंगे ना। संडे +1 मंडे ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लास्ट क्लास का कंसेप्ट भी पता हो कि सेम ईयर में पहली तारीख को अगर संडे है तो अंतिम 31 दिसंबर को भी क्या रहा होगा, 31 दिसंबर 2017 को भी संडे ही रहा होगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप उसके अकॉर्डिंगली भी, क्योंकि इससे नेक्स्ट डे ही क्या है, 1 जनवरी 2018। तो कहने का मतलब ये हुआ, जरूरी नहीं है जनवरी में ही चेक करो। ये अगर आप चेक कर सकते हो 5 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त 2017 से अगर संडे था तो 5 अगस्त 2018 को भी मंडे ही होगा। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं, जब उनके बीच में 365 दिनों का गैप होता है तो एक दिन आगे ही शिफ्ट होता है। यही कंसेप्ट पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। यही चीज वो अगर आपसे लीप ईयर में पता करे, जैसे कि 1 जनवरी 2020 को मंडे था, मान लेते हैं कोई भी दिन हो, तो 1 जनवरी 2021 को क्या दिन होगा। वैसे तो हमें पता है ये 2020 लीप ईयर है। अब लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो 2 दिनों का डिफरेंस आएगा, मतलब 2 ओड डे आएंगे। उन्हीं की वजह से +2 कर सकते हो डायरेक्टली भी, या फिर आपको ये भी तरीका पता है। जब आपको ये पता लग चुका है कि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आगे जब नेक्स्ट नॉर्मल ईयर में जा रहे हो तो इसमें +2 कर दो, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे ना करके यहाँ पर क्या आएगा, वेडनेसडे। ठीक है ना, +2 कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को आप। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 366 डेज का, तो यहाँ पर 2 ओड डे आएंगे, तो वही जितने भी ओड डे होंगे इनके बीच में वही क्या करना है मुझे, प्लस या माइनस। समझ में आ चुकी है। इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वो देख लीजिएगा जरा। 1 जनवरी 2015 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2016 और 2017 में क्या दिन रहा होगा, ये पूछ लिया है आपसे। अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो इनमें ये लीप ईयर है। अब 1/15 से 1/16 पे जब जाओगे, मतलब इसे स्टार्ट टाइम पीरियड बोल देता हूँ, इसे हैश टाइम पीरियड बोल देता हूँ। 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016 के बीच में 29 फरवरी आ रही है, या 1/16 से 1/17 के बीच में, ये पता होना जरूरी है, क्योंकि लीप ईयर में ही 29 फेब आती है। अब यहाँ पर ये देखो, 2016 से 2017 के बीच में जब जाओगे तो आप मुझे ये बता दीजिए इनके बीच में अंतर कितना आना है। यहाँ 366 का और यहाँ 365 का, क्योंकि जो फैब आएगी वो जनवरी के बाद ही तो आएगी। तो नॉर्मल जब सेम डेट में बढ़ते हैं तो एक दिन बढ़ता है, पता लग चुका है आपको। और लीप ईयर में आपके 2 दिन बढ़ जाते हैं। सिंपल यही चीज़ है, मतलब एक दिन तो बढ़ना ही बढ़ना है, और एक 29 फरवरी की वजह से, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। तो ये मंडे से क्या हो गया, ट्यूसडे।
अब ये ट्यूसडे से वेडनेसडे की जगह पर क्या हो जाएगा, थर्सडे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को मॉडिफाई करके दूसरा एक क्वेश्चन भी अगर आपके सामने देखने को मिल रहा है तो उसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट सवाल जैसा ही है, इसमें जनवरी की जगह पर बस मार्च का जिक्र हुआ है। अब 1 मार्च 2015 को यदि मंडे है तो 1 मार्च 16 और 17 का पता करना है। फिर से मैं वही बात बोलूँगा, इस टाइम पीरियड को स्टार बोल देता हूँ, इस टाइम पीरियड को हैश बोल देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि इस लीप ईयर की जो 29 फरवरी है वो स्टार टाइम पीरियड में आएगी या हैश टाइम पीरियड में। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1/15 से 1/16 तक जब आप जा रहे हो तो यहीं पर 29 फरवरी आ जाएगी, क्योंकि मार्च अप्रैल दिसंबर तक 2015 पूरा यहाँ, जनवरी भी 2016 की यहीं पर आएगी ऊपर ही, और फेब भी ऊपर की साइड में ही दिखाई देगी। और जब पूरी की पूरी फेब ऊपर की साइड आएगी तो 29 फरवरी भी तो यहीं पर आएगी। और नॉर्मल कंडीशन में तो एक दिन बढ़ते ही बढ़ते हैं, और एक 29 फेब की वजह से यहाँ पर +1 हो जाएगा। इनफैक्ट इससे पिछला दिन ही 29 फेब रहा होगा, इसके कारण वर्ष ही यहाँ पर +2 हुआ है, और ये मंडे से क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। अब तो ये नॉर्मल ईयर ही बचा है, तो यहाँ पर क्या होगा, +1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वेडनेसडे और थर्सडे। बात आपकी समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ चुका है, आसान सा कंसेप्ट है बहुत ही। अब आपकी स्क्रीन पर एक सवाल मैं लास्ट लेक्चर पर बेस्ड पूछ लेता हूँ। तो इस बार सवाल में ये कहा गया है, किन्हीं भी लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार देखने को मिली होगी। तो यहाँ पर ये देखिएगा, बच्चे सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं, आंसर लगा देते हैं 97, जबकि आंसर 97 बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने 29 तारीख कहा है, आप लोग कहीं ना कहीं 29 फरवरी निकाल करके मुझे बता रहे हैं। आप मुझे एक इस बात का जवाब दीजिए, क्या 29 तारीख केवल फेब में आती है? बिल्कुल नहीं, 29 तारीख तो हर एक मंथ में आती है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हर एक मंथ में 29 तारीख आती है। सिर्फ और सिर्फ फेब में कभी आती है, कभी नहीं आती। लीप ईयर में आती है, नॉन लीप ईयर में नहीं आती है। तो आप देखिएगा, 1 से लेकर 400 तक कोई से भी 4 ले सकते हो ना। लगातार 400 वर्ष लेने हैं, कोई से भी ले लीजिए जो आपका मन करे। मैंने कहा लगातार 400 वर्ष लेने हैं, जहाँ से आपका मन करे उनके बीच में 4 ही सेंचुरी आएंगी, और वो 4 सेंचुरी में से 3 सेंचुरी लीप ईयर नहीं होंगी, जो कि आपने रट रखा है 97, वो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा, 11 के 11 मंथ, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक एक्सक्लूडिंग फेब, इन 11 के 11 महीनों में तो 400 के 400 वर्षों में आनी चाहिए भाई, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंगली तो 4400 4400 बार तो यहाँ पर देखने को मिल गई, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक्सक्लूडिंग फरवरी, फरवरी को छोड़ करके। और फेब का जैसा कि आपने रट रखा है वो तो 97 टाइम्स आनी ही है। किन्हीं भी लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी तो 97 बार आएगी, लेकिन 29 तारीख अगर याद रखना है तो वो आएगी 4497। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आएगा क्या, 4497 टाइम्स। तो मैंने 29 तारीख पता करी थी, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और सही एक्चुअल में जो सही है कंसेप्ट वो आपने सही से समझा होगा, रटा नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको सही से बताना ही हमारा सही काम है, और कहीं ना कहीं आपने जो भी चैप्टर में गलतियां करी हैं उनको सुधारना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। और इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो होगा कि किसी भी तारीख को दिन कैसे पता करना है, वो सबसे ज़रूरी इस चैप्टर का कहलाता है, और उसमें बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू वेरी मच।